जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस में आज हम बात करेंगे जो संसदीय कार्यवाही के साधन है उस पर ही, क्योंकि लास्ट क्लास भी हमने इसी पर ही छोड़ा था और इसमें हमने 3 प्रकार के साधनों को डिस्कस किया था आप लोगों से। कौन कौन से? एक जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल को मैंने लास्ट ही क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया था। शून्यकाल को आज हम देखेंगे कि शून्यकाल क्या होता है, और फिर इसके बाद देखेंगे कि जो संसदीय कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले कुछ जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रस्तावों को ही देखेंगे जिनसे हमारे रेगुलर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और रेगुलर अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि आप शेयर करें अपने दोस्तों में हमारी इस क्लासेस को, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख पा रहे हैं। देखिए, और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि पीईटी, जो भी लोग उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि UPSSC की परीक्षाएं आगे देने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक एग्ज़ाम है, एक तरीके से का प्री एग्ज़ाम है, उसको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बाद ये 1 साल के लिए वैलिड होगा और उसी को 1 साल के भीतर जो भी UPSSC की एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो इसके लिए फॉर्म भी आ गए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए। तो जो भी चीज़ें मैंने जो सिलेबस उसका देखा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो भी हमने आज अभी तक हिस्ट्री में कवर किया है वो सारा कुछ सिलेबस में एज इट इज़ उसी तरीके से रखा हुआ है। पॉलिटी में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब कुछ उसी में ही है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, इवन करंट अफेयर्स का भी कंसेप्ट पूरा वही रखा हुआ है। तो करंट अफेयर्स हो या फिर आपका ये GS का पूरा पोर्शन हो, एज इट इज़ वही चीज़ें मैं आप लोग करवा रहा हूँ। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी वैकेंसी का एग्जाम दे रहे हो, उन सभी में ये चीज़ें इक्वली काम आने वाली है। और UPSSC के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि 55 नंबर का, 100 में से 55 नंबर का वेटेज केवल GS और करंट अफेयर्स का है। तो आप लोग तैयार रहिए, अपने काम को कीजिए। ज़्यादा 20 नंबर का करंट अफेयर्स है और 35 नंबर का GS का पोर्शन है पूरा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है लगे रहिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको कुछ ज़्यादा सीखने को समझने को मिल रहा है, और जल्दी ही जो है दूसरी क्लासेस ज्योग्राफी वगैरह के भी अब हम लोग शुरू करेंगे इसी तर्ज पर, इन्हीं परीक्षाओं को लेकर, ताकि आप लोगों की तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट आज का। प्रश्नकाल को मैंने आप लोगों को कल की क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। लास्ट क्लास में जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रश्नकाल को बहुत ही अच्छे से समझा था। आज हम बात करेंगे शून्यकाल की, कि शून्यकाल क्या होता है। देखो, शून्यकाल सबसे बड़ा कंसेप्ट है। सीधा सीधा शून्यकाल का क्या कंसेप्ट है? सीधी सी बात है कि प्रश्नकाल कब होता है? प्रश्नकाल होता है 11 से 12, पहला घंटा होता है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद, यानी कि ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, तुरंत बाद आता है। तो ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। प्रश्नकाल की तरह ही इसका भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ये संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ये कार्यवाहियाँ दी गई हैं कि संसद को किस तरीके से ठीक प्रकार से चलाया जा सकता है। और इसके साथ ही ये भारतीय संसद का अपना एक इन्वेंशन है, या कहा जाए कि ये भारतीय संसदीय प्रक्रिया का नवाचार है। ये नवाचार है विश्व में, किसमें? संसदीय व्यवस्था में, ठीक है। विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता है, या किसी और संसदीय व्यवस्था में, जहाँ पे संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर शून्यकाल का कंसेप्ट नहीं पाया जाता है। ये केवल और केवल भारत में पाया जाता है, और भारत में इसकी शुरुआत 1962 में की गई थी। पूरे विश्व में पहला देश भारत रहा जिसने शून्यकाल जैसी व्यवस्था को उत्पन्न किया। देखिए, सीधा सा कंसेप्ट है। शून्यकाल का कंसेप्ट कब आता है? 1962 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये एक अनौपचारिक साधन है जो कि किसके बाद आता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। इसमें जो है कोई भी सदस्य अपना प्रश्न पूछ सकता है बिना पूर्व सूचना दिए, ठीक है, बिना पूर्व सूचना दिए कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। आप लोगों ने जब प्रश्नकाल मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैंने आपको बताया था उसमें कुछ 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। उन सभी 3 प्रकारों के प्रश्नों की सूचना पहले देनी होती है और उसके बाद ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन शून्यकाल का जो समय होता है इसमें बिना पूर्व सूचना के किसी भी मामले को आप उठा सकते हैं, ठीक है। कौन उठाता है किसी मामले को? जो भी संसद का सदस्य होगा, जो भी संसद का सदस्य होगा वह पूर्व सूचना के, बिना पूर्व सूचना के
किसी भी विषय को या किसी भी मामले को उठा सकता है, किसी भी मामले को उठा सकता है। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। शून्यकाल क्या सीधा सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है। प्रश्नकाल आपने पिछली क्लास को जिसने भी देखा है वो इस चीज़ को समझ रहा होगा कि जो प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के ठीक बाद क्या होगा बच्चे, शून्यकाल होगा। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, जैसे प्रश्नकाल का भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये नवाचार है, ये भारतीय संसदीय व्यवस्था का ही नवाचार है। ये भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है संसदीय व्यवस्था में। तो कब हुई थी, 1962 में हुई थी। और इसमें पूर्व सूचना देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सदस्य को, किसी भी मामले को उठाने के लिए या कोई भी कंसेप्ट को चर्चा करने के लिए, उठाने के लिए संसद के सदस्यों को कोई भी पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि शून्यकाल, इस काल को संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। ये संसदीय व्यवस्था की हमारी अपनी खुद की एक कंसेप्ट है, एक नवाचार है, एक कहा जा सकता है एक इन्वेंशन है, ये हमारा ही एक इनिशिएटिव है। चलिए, तो ये हो गया शून्यकाल। शून्यकाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रस्ताव की, कि जो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भारत के संसद में हमें देखने को मिलते हैं, और इन प्रस्तावों पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा भी करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इन सभी से प्रश्न बड़े ही आराम से पूछ लिया जाता है। और जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई सा भी आप एग्ज़ाम दें, उसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छूटे नहीं आप लोगों से, कि आप ये कहें कि ये कंसेप्ट हमें पता नहीं है। तो कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, आप लोग बहुत कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। चलिए, तो प्रस्ताव की अगर हम बात करें, तो जो प्रस्ताव होता है बच्चे, प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव ये होता है कि ये सरकारी या गैर सरकारी हो सकता है, और लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें प्रस्ताव के आधार पर ही किसी भी लोक महत्व के विषय पर, मामले पर चर्चा की जाती है। ठीक है, प्रस्ताव के आधार पर या प्रस्ताव के माध्यम से ही क्या किया जाता है, जो हमारी संसद है उसमें लोक महत्व के, यानी कि लोगों के महत्व का, या लोग देश के विकास का, लोगों के विकास के लिए कोई भी चीज़ या मामला लाना है, तो उसके लिए हमें एक प्रस्ताव रखना होता है, और उस प्रस्ताव को जो मंजूरी देता है वो सदन का पीठासीन अधिकारी देता है। तो पीठासीन की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव जो भी आया है, प्रस्ताव जो कैसा होता है, लोक महत्व का होता है। प्रस्ताव कैसा होता है, लोक महत्व का प्रस्ताव होता है। लोक महत्व के प्रस्ताव पर बहस करनी हो, या कह सकते हैं चर्चा है, बहस या चर्चा है, तो उस पर, उस प्रस्ताव को जो मंजूरी देता है, स्वीकृति कौन देता है, स्वीकृति देता है पीठासीन अधिकारी। ठीक है, जो भी सदन में लाया गया है वहाँ का पीठासीन अधिकारी, कि हाँ भाई इस प्रस्ताव पर हमें चर्चा करनी है। यानी कि चर्चा करने के लिए या उस पर बहस करने के लिए किसी भी प्रस्ताव पर स्वीकृति कौन देता है, पीठासीन अधिकारी देता है। पीठासीन अधिकारी यदि लोकसभा में है तो बच्चे कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, और यदि राज्यसभा में है तो बच्चे कौन होगा, सभापति होगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही नहीं हो अपने अपने जगह पर, तो यहाँ पर उपाध्यक्ष आ जाएगा और यहाँ पर उपसभापति आ जाएगा। तो भाई संसद में किसी भी लोक महत्व के मामले पर अगर विचार करना है, विमर्श करना है, उस पर चर्चा करनी है, तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव के माध्यम से किसी भी मुद्दे पर या मामले पर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है। लेकिन उस पर चर्चा की जानी है या नहीं की जानी है, क्या ये प्रस्ताव लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, लोक महत्व का है या नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है, पीठासीन अधिकारी देता है। और इसी बात को समझते हुए इसकी अनुमति देता है कि हाँ भाई हमें जो है इस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, और ये प्रस्ताव कैसे हो सकते हैं, प्रस्ताव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। ये मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूँ, सरकारी कौन होंगे और गैर सरकारी कौन होंगे। सिंपल सा यहाँ पर टर्म समझ लीजिए। हालांकि जब हम आगे विधायी प्रक्रिया को देखेंगे, यानी कि जैसे प्रस्ताव है तो जैसे या विधेयक है, तो उस पर सरकारी और गैर सरकारी के बीच में एक अंतर को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो एक लाइन बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो सरकारी प्रस्ताव है या विधेयक है वो कौन लाता है, वो केवल मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है, किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है। और गैर सरकारी जो है वो संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है। बच्चे किसके द्वारा लाया, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। बात समझ में आ गई।
ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। तो पहले सिंपल एक टर्म को समझिए कि प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव एक माध्यम होता है जिसके कारण किसी भी लोक महत्व या लोगों के महत्वपूर्ण या लोगों के लिए जो एक महत्वपूर्ण काम है उस पर चर्चा, लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा की जाती है। कहाँ पर? सदन में, किसी भी सदन में या संसद में एक बार में कह दिया जाए। लेकिन उस लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा करनी है या नहीं करनी है उसको डिसाइड कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है, जहाँ का भी होगा वहाँ का। तो बात यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो लोक महत्व के प्रस्ताव होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक सबसे पहले ये सुना हो विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसके बारे में अक्सर आप लोगों ने समाचारों में सुना होगा। तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है, ऐसी अविश्वास प्रस्ताव क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, तो इन सभी विषयों पर धीरे धीरे करके अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट डाउन करते रहिए और अपने कंसेप्ट को मजबूत करते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में अब कंसेप्चुअल चीज़ें ही आपको मिलने वाली हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो बच्चे विशेषाधिकार प्रस्ताव जो लाया जाता है वो क्यों लाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको लाने का जो कारण है वो ये होता है कि ये इसलिए लाया जाता है कि किसी भी मंत्री द्वारा सदन में कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया, यह कहा जाए कोई सूचना दी गई, ठीक है, लेकिन वह सूचना गलत है, तो इस गलत सूचना के निंदा करने के लिए और ये माना जाता है कि यह जो सूचना है, ये सूचना ने क्या किया है, एक तरीके से लोगों के, यानी कि जो विशेषाधिकार हैं, संसद के सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं कि उनको सही सूचना मिलनी चाहिए, उसका उल्लंघन किया है। यानी कि किसका उल्लंघन किया है? विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में निंदा करने के लिए ये लाया जाता है, केवल निंदा करने के लिए, कि उनको गलत ठहराने, गलत बताने के लिए कि भाई तुमने जो ये सूचना दी, किसी मंत्री ने कोई सूचना दी, किसी विषय पर कोई तथ्य या सूचना दिया जो कि क्या है, गलत है। अब इस चीज़ को लेकर विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। किस लिए? ताकि निंदा की जा सके। अब विशेषाधिकारों के विषय में अगर हम बात करें कि सांसदों के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है, तो वह 105 में है, ठीक है। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में 105 में बताया गया, तो उस पर भी आगे आने वाले समय में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए क्लास के साथ, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव जो होता है वो किस लिए लाया जाता है? 2 लाइन में समझ में आ जाना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है किसी भी मंत्री द्वारा सदन में किसी तरीके की गलत सूचना या तथ्य को देने पर उसको ये माना जाता है कि सदन के सदस्यों का विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उस चीज़ की निंदा करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव को लाया जाता है। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी बात ऐसी जो आप लोगों को समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, उसका उत्तर हम अगली क्लास में जरूर देंगे। तो बने रहिए लगातार अपनी क्लास के साथ, किसी भी तरीके का विलंब मत कीजिए, चीज़ों को आसानी से देखिए। 1-2 दिन रुक सकता है, क्लासेस रुक जाती हैं, डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो कारण आप लोगों को अच्छे से मालूम ही है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा सहयोग चाहूँगा कि आप लोग डेली जो है 9 बजे अपनी क्लास को अटेंड जरूर करें, अपने टाइम टेबल के अनुसार ही क्लास को अटेंड करें जो टाइम क्लास का बना हुआ है, ताकि एक रिदम आप लोगों का बना रहे। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव हमने देख लिया। एक और प्रस्ताव देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। उन्हीं प्रस्तावों पर बात करेंगे बच्चे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ इधर उधर की बात नहीं करना है। स्थगन प्रस्ताव, पढ़ने बैठे हो तो केवल पढ़ना है, ठीक है, किसने क्या कर दिया उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो उधर ही बढ़ रही हैं, और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हमारा यही होता है कि हमारा ध्यान भटकता है, और जब ध्यान भटकता है तो चीज़ें स्लिप हो जाती हैं और सब खत्म हो जाता है। एक तरीके से कहा जाए कि जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाता है। तो स्थगन प्रस्ताव क्या है? देखिए, स्थगन प्रस्ताव से आपको लग रहा होगा कि संसद का जो भी सदन है जिसमें भी ये लाया जा रहा है उसको स्थगित करने के लिए लाया जाता है, ठीक है, उसकी कार्रवाई को स्थगित करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है,
संसद के किसी भी सदन में अगर स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है तो वह सदन के का जो कार्यवाही चल रही है उसको स्थगित करने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन ये कब लाया जाएगा? ये तब लाया जाएगा कि कोई विषय है, कोई मामला है जो लोक महत्व का है। ठीक है, कैसा है? लोक महत्व का कोई मामला है, लोक महत्व का कोई मामला है। बात को आराम से समझिए, कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को इसमें। लोक महत्व का कोई मामला है, ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अब ये समझ लीजिए, ये ना हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, इतना महत्वपूर्ण मामला है। ठीक है, अब ये नहीं पास हुआ तो भैया कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण मामला है ये। अब इस मामले पर क्या करनी है? चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्या करना है? चर्चा करना आवश्यक है। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे भाई चर्चा, ऐसा सिचुएशन है। अगर इस पे अभी चर्चा नहीं की इस मामले पर तो कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हो रहा था कि उस समय सदन में कोई दूसरी चर्चा चल रही थी, कोई दूसरी कार्यवाही चल रही थी, कोई कार्यवाही चल रही थी। तो अब क्या लाया जाएगा? स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा बच्चे? कि कोई जो दूसरी कार्यवाही चल रही थी उस कार्यवाही को स्थगित किया जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह पर इस लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। समझे बच्चे? क्यों लाया जाएगा स्थगन प्रस्ताव? ऐसे ही नहीं लाया जाएगा कि कोई भी कर दिया कि भैया अब हमें मन नहीं है बैठने का, चलो स्थगित करवाते हैं, है ना, ऐसे नहीं लाया जाएगा। इसको लाने का एक कारण क्या है कि लोक महत्व का कोई अति महत्वपूर्ण, कि भाई अभी ये पास नहीं हुआ या अभी इस पर चर्चा नहीं हुई तो कभी चर्चा नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति को या ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उस समय सदन में कोई और कार्यवाही चल रही है तो उस कार्यवाही को अभी साइड में कर दिया जाएगा। उसको साइड में करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, और स्थगन प्रस्ताव लाने के बाद उस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी जो लोक महत्व का है। और यह प्रस्ताव जो है सदन के किसी भी सदन में लाया जाता है, लाया जा सकता है लोकसभा में भी या राज्यसभा में से किसी में भी लाया जा सकता है। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए ध्यान रखना, मिनिमम 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। कितने की सहमति बच्चे? 50 सदस्यों की। नॉर्मल 1 by 1 चल रहा हूँ, 1 point to the point चीजें लेके चल रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। जो चीजें हमारे कंसेप्चुअल बनती हैं एग्जाम में, वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दिया है। स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो लोक महत्व का मामला है उस पर चर्चा पहले की जाए। जो पहले चर्चा चल रही थी जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अभी स्थगित करके साइड में रख दिया जाए और चर्चा की जाए किस पर? जो लोक महत्व का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया वाला कंसेप्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें इसको लाने के लिए क्या चाहिए? इसको लाने के लिए चाहिए बच्चे 50 सदस्यों की सहमति, और इस प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं पर भी लाया जा सकता है। और इस प्रस्ताव के आने के बाद या इस प्रस्ताव को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इस पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2.5 घंटे से कम इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जो हो रही है वो 2.5 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो रही होगी आप लोगों को अच्छे से। चलिए, तो अभी देख लिया, विशेषाधिकार प्रस्ताव समझ में आ गया, स्थगन प्रस्ताव समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या चाहो तो मेरे साथ भी ले सकते हो। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर विशेषाधिकार प्रस्ताव ले लिया, स्थगन प्रस्ताव ले लिया और नोट डाउन आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए, अब इसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। अक्सर समाचारों में सुना भी होगा और इस सरकार में 2 बार लाया भी जा चुका है। ठीक है, विपक्षी पार्टियों द्वारा। और अविश्वास प्रस्ताव मुख्यतः जो लाया जाता है वो कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। तो तीसरा प्रस्ताव देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इससे ही साफ पता चल रहा है
कि भैया अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाएगा? सरकार के विरुद्ध लाया जाएगा, ठीक है। और ये लाया जाएगा सरकार के विरुद्ध तो सिर्फ संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। इस बात को ध्यान रखना है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाता है। किसके विरुद्ध लाया जाता है? ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। और इसको क्यों लाया जाता है? इसको लाया जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है उसमें विश्वास ना होने पर यह प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई सदन में इतने लोगों को जो है इस पर विश्वास नहीं है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए भी कम से कम कितने सदस्यों की सहमति चाहिए बच्चे? 50 सदस्यों की। और ये कहाँ लाया जाएगा बच्चे? ये लाया जाएगा लोगों की सभा में, यानी कि लोक सभा में। और लोकसभा में यदि यह पारित हो जाता है, यदि यह पारित होता है तब क्या होगा? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना मतलब सरकार का सत्ता से हटना। बात समझ में आ गई? सिंपल और सरल भाषा में बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बार बार इस चीज का उल्लेख कर रहा हूं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव संसद में या लोकसभा में पारित हो जाए, लाया कहाँ जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, अपने पद से हटना होगा। सिर्फ ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, ना कि किसी मंत्री के विरुद्ध, ठीक है। किसी मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है स्पेशली, ये लाया जाएगा तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन में मुझे बता दो कोई कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, जल्दी से कमेंट में बता दो। देखो अविश्वास प्रस्ताव को एक और बात ध्यान में रखना, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख जो है संविधान में कहीं नहीं किया गया है, संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है बच्चे, संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए इसमें कोई अनुच्छेद नहीं होता है। जो प्रस्ताव मुख्यतः बता रहा हूँ उनमें किसी का उल्लेख इस तरीके से संविधान में नहीं किया गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव ये क्यों लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों रखा गया? सीधी सी बात है, जो एक बात बोली गई है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रिपरिषद को विश्वास दिलाना होगा सदन को कि वह अच्छा काम कर रही है, या फिर जो पूरी संसद है या सदन है, जो भी सदन है, लोकसभा है मान लीजिए, तो लोकसभा को विश्वास होना चाहिए मंत्रिपरिषद पे। और मंत्रिपरिषद तब तक चलती है या सरकार तब तक चलती है जब तक लोकसभा का क्या होता है, उसमें विश्वास होता है। तो इस वजह से कि भाई लोकसभा का विश्वास नहीं रहा, ये बताने के लिए सदस्य क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव का संविधान ये अपने आप ही बन जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया? अपने आप ही जनरेट हो गया है, बन गया। कैसे बन गया है? कि भाई जब विश्वास नहीं है तो विश्वास नहीं दिखाएंगे, कैसे? वो दिखाएंगे अविश्वास प्रस्ताव को लाकर। कैसे दिखाएंगे बच्चे? अविश्वास प्रस्ताव को लाकर ही उसे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। कोई रॉकेट साइंस लग रहा है यहाँ पे? अगर किसी को लग रहा है तो हाँ लिखो कमेंट में, और हाँ लिख के बताओ कि क्यों लग रहा है रॉकेट साइंस। किसी भी तरीके से कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, खास तौर पे कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। देखो अविश्वास प्रस्ताव में भी उतना ही है, इससे पहले जो बताया उसमें भी उतना ही है। ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन जाए कि अविश्वास प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया 108 में है, ऑप्शन बी हो गया 107 में है, ऑप्शन सी हो गया कि भाई 201 में है, ऑप्शन डी हो गया कि उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है तो क्या आंसर होगा इसका? उल्लेख नहीं है। तो कोई रॉकेट साइंस यहाँ तक नहीं लग रहा है हमें कि आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट बचता है फिर भी तो हम कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा अपना आंसर, अपना जो भी कमेंट हो उसको डालिएगा। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं अगले प्रस्ताव की, ठीक है। अगला प्रस्ताव भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिसे हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं, या फिर उससे पहले निंदा प्रस्ताव की भी बात कर लें या धन्यवाद प्रस्ताव की, ठीक है। तो
पहले बात कर लेते हैं निंदा प्रस्ताव की, फिर धन्यवाद प्रस्ताव की बात, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, तो जो निंदा प्रस्ताव है ये लाया कहाँ जाएगा बच्चे? लोकसभा में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। और इसे लोकसभा द्वारा स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर लोकसभा इसे स्वीकार करती है, मतलब कि इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी या नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? अभी मैंने बताया, अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा ने अगर इस प्रस्ताव को स्वीकारा है तो स्वीकारने का कारण बताना होगा। कारण बताना अनिवार्य है, ठीक है। कारण बताना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और यह जो लाया जाएगा, ये किसके विरुद्ध लाया जाएगा बच्चे? ये लाया जाएगा किसी भी मंत्री, अंतर ध्यान में रखना है अविश्वास प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव में, ये किसी भी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। दोनों में से किसी के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, विरुद्ध, ठीक है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है? केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। लाया जाता है या नहीं लाया जाता है? ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो निंदा प्रस्ताव जो लाया जाता है वो क्यों लाया जाता है? ये लाया जाता है ताकि सरकार की या मंत्री की, है ना, जिसके सरकार की नीतियों या योजनाओं की निंदा करने के लिए, क्या करने के लिए? निंदा करने के लिए, ठीक है, निंदा करने के लिए लाया जाता है, उसको गलत ठहराने के लिए लाया जाता है। अब यदि यह क्या हो? लोकसभा में पारित हो जाए, क्या हो जाए? पारित हो जाए। निंदा प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद को त्यागपत्र, क्या होगा? त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, यानी कि त्यागपत्र वो नहीं देगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर त्यागपत्र नहीं देगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में त्यागपत्र देना होता है। लेकिन यहाँ पर सरकार के ऊपर एक बर्डन और आ जाता है, वो बर्डन ये आ जाता है कि सरकार को तुरंत सदन में इसको पास होने के बाद विश्वास मत हासिल करना होता है, विश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ता है। अब सरकार लेकर आएगी क्या? विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। अगर लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद जो है त्यागपत्र नहीं देगी, लेकिन उसे एक बार फिर से लोगों का, खास तौर पे सदन के सदस्यों का विश्वास जीतने के लिए विश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों ने सरकार की जो नीतियां थी, जो योजनाएं थी या जो प्लानिंग थी, उस पर जो है निंदा की है, यानी कि उनका विश्वास नहीं है सरकार में कि अच्छी नीतियां, अच्छे प्लान बना सकती है। तो भाई जब अच्छे प्लान और अच्छी नीतियां नहीं बना सकती तो सरकार क्या करेगी, है ना, तो इस सरकार को हटा दो। तो इस आधार पर तो अब इसके लिए क्या करेगी सरकार? विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। और यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तब क्या होगा? तब सरकार को अब इस्तीफा देना होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। क्लियर है? इसमें एक तरीके से कहा जा सकता है निंदा प्रस्ताव अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे बच्चे? अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का पर एक तरीके से सत्ता को छीनने का प्रयास करती है, यह कहा जा सकता है सरकार को त्यागपत्र दिलवा देती है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सीधे प्रत्यक्ष रूप से सरकार से त्यागपत्र दिलवा सकती है। क्लियर है? तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में थम्स अप कर दीजिए, यस लिख लीजिए, या जिस तरीके से आप बोलना चाहते हैं उस तरीके से बोल दीजिए कि हाँ जी समझ में अच्छे से आ रहा है, ताकि मैं जब भी कमेंट्स देखूं तो अच्छा लगे, भाई फील हो कि भाई जो समझा रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी भी तरीके से आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा नहीं बच रही है। अगर कोई दुविधा बच रही है तो भाई कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं एक और प्रस्ताव जो धन्यवाद प्रस्ताव है।
अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जब भी धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, या उसका जो पहला सत्र होता है, या फिर नई पहला जो वित्तीय वर्ष की पहला बैठक होता है, पहला जो सत्र होता है, पहली बैठक जो होती है वित्तीय वर्ष की, तो उसमें जो पहला भाषण होता है वो कौन देता है, कौन देता है बच्चे? इस चीज़ को मैं पिछली क्लासेस में अच्छे से बता के आऊँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, इतने में आ गए, इसमें लिख देता हूँ कि भाई धन्यवाद प्रस्ताव आ गया। अब धन्यवाद प्रस्ताव, अब धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? दो बार मतलब दो टाइम पर लाया जाता है। एक तो आम चुनाव के बाद, लोकसभा का आम चुनाव हुआ, लोगों ने वोटिंग कर दी। अब भाई लोगों ने वोटिंग कर दी तो अब इसके बाद क्या होगा? आम चुनाव के बाद जो भी पार्टी जीतेगी उसका क्या होगा? पहला बैठक होगा, पहला बैठक हो गया। इसी तरीके से वित्तीय वर्ष, जब भी वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो उसका पहला बैठक, पहला बैठक होगा। तो ये जो पहला बैठक होता है इसको कौन, या पहला जो सत्र होता है उसको कौन संबोधित करता है? पहले सत्र को हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो इनको संबोधित करेंगे। अब जब संबोधित करेंगे उनका भाषण होगा, जिस भाषण में वो राष्ट्रपति का इसमें क्या होगा? भाषण होगा। और इस भाषण में वह पूर्व वर्ष तथा आगामी वर्ष का एक खाका खींचते हैं, एक प्लानिंग, एक नीतियां जो हैं, आने वाली जो नीतियां हैं या योजनाएं हैं उसको बताते हैं, नीतियों और योजनाओं के विषय में बताते हैं, नीतियों और योजनाओं के विषय में बताते हैं। कौन? भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? धन्यवाद प्रस्ताव कब आएगा? आम चुनाव या वित्तीय वर्ष की पहले सत्र या पहली बैठक के बाद आएगा। कब आता है? जो राष्ट्रपति भाषण देते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति भाषण देते हैं जिसमें वो पूर्व वर्ष और आगामी जो वर्ष है, आगामी वर्ष यानी जो आने वाला वर्ष है, उसकी जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसका एक खाका, एक पूरा एक फ्रेमवर्क सा बताते हैं वो उसमें। और उस पर जो है, इस पर क्या होता है, इनका जो ये भाषण होता है, जो नीतियां हैं या योजनाएं हैं जो राष्ट्रपति ने भाषण दिया है, इस पर सदन के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और बच्चे कौन सा? राज्यसभा, इन दोनों में ही चर्चा होती है। और इसी प्रस्ताव को, यानी कि जो भी भाषण दिया है, इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? इस पर धन्यवाद देने के धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। जिस प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव की होता है, ठीक है। देखिए धन्यवाद प्रस्ताव का, अब बात यहाँ पर ध्यान रखिए, ये भी सरकार को गिरा सकती है, नई सरकार को। धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है, पारित होना अनिवार्य है। अगर पारित नहीं होता है धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता है तो सरकार जो है पराजित मानी जाती है। क्या मानी जाएगी? सरकार पराजित मानी जाएगी, यानी सरकार जो है भले ही वोट जीत गई हो लेकिन वह सदन में हार जाती है। और सदन में हारना मतलब क्या हो गया? सरकार का गिर जाना। तो ये इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव किस लिए आता है? राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण के लिए धन्यवाद प्रकट करने के लिए आता है, जिसमें राष्ट्रपति पूर्व वर्ष और आगामी वर्ष की नीतियों और योजनाओं का एक खाका तैयार करते हैं। और इसका पारित होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि पारित नहीं होता है तो सरकार का क्या होगा? सरकार जो है वो गिर जाएगी, वो है गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी बात की जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, शून्यकाल की हमने चर्चा की उससे पहले, और स्थगन प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, इन प्रस्तावों की बात की। ये जो सभी जो प्रस्ताव है महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रस्ताव, और उन्हीं प्रस्तावों की मैंने बात की है। कई और प्रस्ताव भी आते हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो अक्सर समाचारों में बने रहते हैं और इसके साथ साथ हमसे कई बार क्वेश्चंस भी पुट अप करते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके का रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, और ना ही किसी ऐसे शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है कि भाई बहुत बड़ा हैवी शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मली ये एक कार्यवाही है, किसकी जो संसदीय हमारी कार्यवाहियाँ होती हैं उसके ये कुछ साधन के रूप में हम इन चीज़ों को लेते हैं,
ठीक है, कि हमें किस किस तरीके से काम आगे बढ़ाना है। तो हमने बात कर लिया प्रश्नकाल का, शून्यकाल का, और जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं उसकी हमने बात कर ली। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चे किसकी, संसद में विधायी प्रक्रिया की। किसकी बात करेंगे अब हम, संसद में विधायी प्रक्रिया की। तो ये महत्वपूर्ण पोर्शन है, संसद में विधायी प्रक्रिया। इसमें हम जो बात करेंगे वो कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयक होंगे, साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, वित्त विधेयक है। तो ये कुछ 4 विधेयकों पर हम जो है एक एक करके चर्चा करेंगे, और अक्सर इन विधेयकों के बारे में आपने सुना होगा। डिटेल में बात करेंगे, कोई भी ऐसे बात नहीं करेंगे कि बस हाँ हो गया, खाना पूर्ति टाइप का काम नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छूटेगा जिससे हमारे क्वेश्चन बने और आप उसे कर नहीं आए। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप किस पे बात करेंगे, संसदीय जो विधायी प्रक्रिया है, जो विधि बनाने की प्रक्रिया है, उस पर हम लोग कैसे बात करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो संसद में विधायी प्रक्रिया, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, संसद में विधायी प्रक्रिया, ठीक है। देखिए, संसद में जो विधायी प्रक्रिया होती है, यह संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में संपन्न होती है। क्या होती है, संपन्न होती है। इसके लिए संसद में विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है। विधेयक जो हैं मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं कैसे होते हैं। एक सरकारी विधेयक होता है, आप बात कर लेते हैं, इनमें एक अंतर देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक गैर सरकारी विधेयक होता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो सरकारी विधेयक होता है वो कैसा विधेयक होता है, वो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। सर, ये कैसा विधेयक होता है, ये मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। बात समझ में आनी चाहिए, आप नोट डाउन कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए चीज़ों को, कंसेप्ट देखिए। हालांकि जब चैप्टर खत्म होता है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स तो करते ही हैं, लेकिन क्लासेस को छोड़िए नहीं, है ना, या फिर आगे की तरफ उसे मत छोड़िए, क्योंकि आगे की तरफ जब आप उसे टाल देते हैं तो क्या होता है कि कई बार ये होता है कि उसे हम जल्दबाजी में देखते हैं, और जल्दबाजी में जो चीज़ हम देखते हैं वो कभी भी जो है इतनी अच्छे से फिट नहीं हो पाती हमारे माइंड में जितना होना चाहिए। ये मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, ये किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। इस चीज़ को मैंने बताया। सरकारी विधेयक को पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। और ये जो गैर सरकारी विधेयक होता है, पारित होने की उम्मीद थोड़ी कम होती है, पारित होने की उम्मीद कम होती है, उम्मीद कम होती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये अगली लाइन में समझ लीजिए कि सदन द्वारा अगर ये अस्वीकृत हो जाए, कौन सा सरकारी विधेयक, कोई महत्वपूर्ण विधेयक है और सदन ने उसे अस्वीकृत कर दिया है, सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया है, तो इससे क्या हो सकता है कि सरकार गिर सकती है, सरकार हट सकती है। इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से देखें तो सदन में पेश करने के लिए, इस सरकारी विधेयक को अगर सदन में पेश करना है तो सदन में पेश करने के लिए 7 दिन पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है या नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। 7 दिनों का नोटिस देना होता है। बात समझ में आ रही है, अंतर देख लीजिए आराम से। इसके लिए कितने का, 1 माह पहले नोटिस देना होता है, ठीक है, 1 माह का नोटिस देना होता है। पेश करना है तो 1 महीने पहले जो है बताना होगा कि भाई हम इसे पेश कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण बात कि सरकारी विधेयक को जो बनाया जाता है वो विधि विभाग की सहायता से बनाया जाता है, विधि विभाग के परामर्श से बनाया जाता है कि किसी प्रकार कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।
इसको बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी जो होती है, सारी जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है बच्चे? वो सदस्य की ही होती है। सदस्य इसमें अपने स्तर पर किसी सहायता लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं तो मुख्यतः जो है उसी की सारी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर बात आपके अच्छे समझ में आनी चाहिए, जो एक बेसिक अंतर आपने सरकारी और गैर सरकारी विधेयक जो होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण विषय कि मंत्री द्वारा लाया जाता है या किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है। सरकार गिर सकती है अगर यह अस्वीकृत हो जाए, लेकिन गैर सरकारी जो विधेयक है उसके गिरने से सरकार पर कोई, और यहाँ पर टाइम ध्यान रखिएगा 7 दिनों का होना चाहिए नोटिस, और यहाँ पर 1 महीने का नोटिस होना चाहिए। तो बात यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि इनके बीच एक बेसिक अंतर क्या है। चलिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एडिशनल ये बता दिया कि आपके दिमाग में सरकारी और गैर सरकारी को लेकर किसी भी तरीके का कोई डाउट ना बचे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो विधेयक होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं। हम कितने टाइप के विधेयक जो है अपने संविधान में देखते हैं, या फिर हम अक्सर सुनते हैं, है ना, हम अक्सर जो है अपनी परीक्षाओं में देखते हैं। तो किसी भी तरीके से रटने की कोशिश मत कीजिए, बस जैसे जैसे समझा रहा हूँ उस हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी एक तरीके से नहीं है, बस जो एक कार्रवाई चल रही है ना, जो एक क्लास है, मान लीजिए हमारी क्लास चल रही है। क्लास क्या है कि अभी बात हो रही है हमारी, अब मैं इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये बात बोलूँगा, इसके बाद ये बात बोलूँगा, या इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, इसके बाद ये टॉपिक। तो ये क्या एक प्रक्रिया है, पूरी एक सीधी जो एक प्रक्रिया चलेगी। अब उसी तरीके से कोई विधेयक है और सदन में लाया जा रहा है, कोई कानून बनाने की जो प्रक्रिया है सदन में, विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है संसद के दोनों सदनों में संपन्न होगी। और वो प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए सबसे पहले हमें विधेयक लाना पड़ेगा, कोई एक बिल लाना पड़ेगा भाई, कोई एक प्रस्ताव हमें लाना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं हमें इस तरीके से करना है। तो विधेयक के अगर हम प्रकार की बात करें, किसकी बात करें, प्रकार की, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हम इस चर्चा को खत्म कर लें, जिसमें संविधान संशोधन विधेयक क्या है बच्चे, संविधान संशोधन विधेयक। और जब हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं तो अक्सर आप लोगों को जो है एग्जाम्स में मिल जाता है कि किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, कौन सा अनुच्छेद है, क्या प्रक्रिया है, कितना बहुमत चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो जो बच्चे संविधान संशोधन विधेयक है, ये संविधान संशोधन विधेयक में होता क्या है, ये संविधान के उपबंधों में किसी प्रकार के बदलाव करने की बात करता है। संविधान के उपबंधों में संशोधन के लिए या बदलाव के लिए, सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी नियम में कुछ बदलना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोल दिए, एक अच्छा शब्द दे दिया संशोधन, है ना, कि आज भाई ये संशोधन कर दिया, इसमें मतलब कुछ चीज़ बदल दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर किस में बदला जाएगा, संविधान में बदलने की बात हो रही है, क्लियर है। इसी तरीके से एक विधेयक होता है जिसे हम बोलते हैं साधारण विधेयक। इसमें क्या होता है, साधारण विधेयक में सिंपल सा कंसेप्ट है कि संविधान संशोधन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो तो इसमें आ जाती हैं, अलग हो जाता है। साधारण विधेयक में वित्तीय मामलों को छोड़कर, ठीक है, अन्य जो भी मामले हैं, संशोधन वाला तो अलग ही है। तो यहाँ पे जो वित्तीय मामले हैं, कैसे मामले, वित्त वाले मामलों को छोड़कर और जितने जो मामले हैं उस पर विधेयक साधारण विधेयक कहलाएगा। इस तरीके से एक धन विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, और एक होता है बच्चे वित्त विधेयक। तो इन सब से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। क्लास अगर रेगुलर देखने वाले जो हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि बहुत अच्छे से कर लीजिए क्लास। जो लोग रेगुलर नहीं देख रहे हैं, खाना पूर्ति करते हैं, तो वो अपने आप के लिए खाना पूर्ति करते हैं, मेरे लिए नहीं। उनको ऐसा लगता होगा कि हम देख रहे हैं तो हम सर जी पर एहसान कर रहे हैं भाई कि हमने जो है उनकी क्लास देखी। तो उनको जो सोच रहे हैं भाई सोचने दो, सोचने पर तो किसी की पाबंदी है नहीं। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली हैं ये। और मैं यही कामना करता हूं कि जो भी मेहनत मैंने यहाँ की है और मुझसे ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने वहाँ पर की है, अपने नोटबुक में की है, अपने रिवीजन में की है, तो उसका परिणाम आपको बहुत ही सफल और अच्छा मिले। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो भाई धन विधेयक है आपका और जो वित्त विधेयक है, इन दोनों का संबंध किससे है, वित्तीय मामलों से है।
लेकिन इन दोनों में एक मूल अंतर पाया जाता है, मूल अंतर पाया जाता है। तो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज संविधान संशोधन विधेयक की। क्या अंतर होगा, वो एक छोटा माइल्यूट से कई अंतर हैं, उन अंतर को हम लोग देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, साधारण विधेयक पर बाद में बात करेंगे, पहले आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन विधेयक पर। किस पे बात करेंगे बच्चे, संविधान संशोधन विधेयक पर, कि जो संविधान संशोधन विधेयक है वो क्या कंसेप्ट है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो जो संविधान संशोधन विधेयक है भैया, इसको मैं साफ कर देता हूं। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन, तो जो संविधान संशोधन है, ठीक है, संविधान संशोधन जो है हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अब हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो हमारा संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है, शेयर कर दो जल्दी से। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो। चलो, तो यहाँ पर लिखित संविधान है, क्या है बच्चे, लिखित संविधान है, और लिखित संविधान होने के कारण हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें संशोधन प्रक्रिया की, अगर कुछ देशों से तुलना करें संशोधन प्रक्रिया की, हमारी संशोधन प्रक्रिया की, तो हम पाते हैं कि कुछ देश, जैसे प्रमुख कुछ देश, एक तो जैसे ब्रिटेन है जिससे हमारा संविधान काफ़ी प्रभावित है, और एक अमेरिका। यहाँ के संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो ब्रिटेन का जो संशोधन प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है, आसान है, लेकिन अमेरिका की जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर प्रक्रिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमसे पुराना संविधान है उनका, अमेरिका वालों का, लेकिन अभी तक जो है 21, 22वां संविधान 26 तक संशोधन हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ सेंचुरी मार चुका है संशोधन, है ना, सेंचुरी मार चुका है, क्लियर है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो संविधान है वह ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, ठीक है। अब ना ही कठोर है ना ही लचीला है, तो इस वजह से ये क्या है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, सम्मिश्रण कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अगर ब्रिटेन और अमेरिका से तुलना करें तो हमारा, उनका एकदम ही सरल है और इनका बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन हमारा ना तो कठोर है ना ही लचीला है ना ही सरल है। तो इस वजह से ये दोनों का सम्मिश्रण है। कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें बहुत ही आसानी से संशोधन कर लेते हैं, लेकिन कुछ में कठोरता के साथ संशोधन होता है, उसके लिए कुछ विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं प्रक्रियाओं को अब हम लोग समझेंगे कि ये दोनों का सम्मिश्रण कैसे है। सम्मिश्रण का मतलब क्या हो गया, तो कहीं पर तो संशोधन करने में काफ़ी कठिनाई आएगी, लेकिन कहीं पर बड़ी आसानी से संशोधन हो जाएगा। तो उसी को हमने क्या बोल दिया बच्चे, कि यहाँ हमारा जो संविधान में संशोधन प्रक्रिया है वो सम्मिश्रित है, यानी कहा जाए हमारा संविधान कैसा है, सम्मिश्रण संविधान है, दोनों का ही मिला जुला स्वरूप है। तो बच्चे बात करें अगर हम संविधान संशोधन की, किसकी बात करें, संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, 368 में। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह है संविधान का जो भाग 20 है और भाग 20 का अनुच्छेद 368 है या नहीं है, ठीक है, भाग 20 का अनुच्छेद 368 है इसमें। तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान ने क्या कहा है, हमारे संविधान ने कहा है कि संसद को यह शक्ति दी गई है, यह शक्ति है, क्या शक्ति है, कि वह संविधान के उपबंधों में संशोधन कर सकती है, संविधान के उपबंधों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। समझे बच्चे, ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है 368 में। और किसको शक्ति दी गई है संशोधन करने की, भारत के संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो कर सकती है। तो ये उसको पावर है कि वह संविधान के उपबंधों में संशोधन कर सकती है। सीधा और सरल सिंपल सी बात इसमें बोल दी गई है, ठीक है। लेकिन
लेकिन तो लगना जरूरी है भाई, संविधान है हमारा, और हमारे संविधान में जब तक लेकिन ना लगे काम कैसे चलेगा, क्योंकि शक्ति जो दी गई है उस शक्ति पर कुछ तो रोक लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर रोक क्या लगाया गया, रोक बाद में हम देखते हैं, क्या बाद में देखते हैं कि एक मामला होता है, सभी को मामला पता ही होगा, जैसे फिलहाल मैं बता देता हूँ। लेकिन जो संसद है क्या नहीं कर सकती है, संविधान के मूल ढांचे में, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। बात समझ में आ रही, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, एक पॉइंट बहुत क्लियर कट आराम से बता रहा हूं। अभी जो मूल ढांचे वाला कंसेप्ट आया, या जो ये बोला गया कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है संसद, भले ही उसको 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता हो, लेकिन वह संविधान की आत्मा को नहीं हिला सकता है। संविधान की जो एक मूल आत्मा है वो, यानी कि ये कहा गया कि जो 368 है, 368 का संविधान के उपबंधों में संशोधन करने का अधिकार है, ना कि दोबारा से संशोधन लिखने का अधिकार संसद को दिया जाएगा। यानी कि जो चीजें अब अनावश्यक है, जो जरूरी नहीं है, उनको हटाने का, और जो नई चीजें हैं उनको जोड़ने का अधिकार है। लेकिन जो संविधान की मूल भावना है उसको आप नहीं हटा सकते, संसद नहीं हटा सकती, क्योंकि संविधान लिखना, संविधान लेखन का जो काम था वह किसका था बच्चे, वह था संविधान सभा का। किसका था, संविधान सभा का काम था। और ये सारा कंसेप्ट, मूल ढांचे का कंसेप्ट किस में आया, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में हुआ, केशवानंद भारती मामला 1973, ये मामला था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बीच में। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर था, इंदिरा गांधी के टाइम का मामला है, और इंदिरा गांधी ने, हम जानते हैं कितने बड़े बड़े संशोधन किए। 1971 में जब वो जीत कर आई तो उन्होंने लगातार संशोधनों की एक लाइन लगा दी थी। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को ध्यान में लिया और केशवानंद भारती मामले में क्या किया, ये बताया कि हमारा जो संविधान है उसकी एक मूल आत्मा है, उसका एक मूल ढांचा है, जिसमें सरकार यानी कि संसद संशोधन नहीं कर सकती है। संसद का काम केवल कुछ उपबंधों में संशोधन करने का है, कुछ गलत चीज़ों को हटाने का है, नई चीज़ों को जोड़ने का है, पुरानी व्यवस्थाओं को हटाकर नई व्यवस्थाओं को जोड़ने का है, ना कि उसे फिर से लिख देने का है। ठीक है, क्योंकि लिखने का काम किसका था, संविधान सभा का था, और संविधान सभा जो है अब हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती है, संविधान सभा समाप्त हो चुकी है, तो अब इस पर लिखा नहीं जाएगा, केवल संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अब मूल ढांचा क्या क्या होगा वो समय के साथ साथ आगे बताया गया है। चलिए, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा एक कंसेप्ट ये कि शक्ति किसके पास है संशोधन करने की, संसद के पास है, तो वह संविधान के उपबंधों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यह कंसेप्ट किस में बताया गया, केशवानंद भारती मामला 1973 में बताया गया। तो जो भी कैंडिडेट शुरू से क्लासेस देख रहे हैं पॉलिटी की, उनको पता होगा कि मैंने ये कई बार कई जगह पर केशवानंद भारती का मामला डिस्कस किया है, और यहाँ पर एक बार फिर से आया है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। उद्देशिका मैंने पढ़ाया होगा, तो उद्देशिका के टाइम पर भी मैंने डिस्कस किया होगा, और संविधान कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें ही मैंने इसको डिस्कस किया होगा एक दो बार। तो यहाँ पर चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो ये संविधान की जो प्रक्रिया है किसमें है, भाग 20 में है। किसमें है, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो अब ये जो प्रक्रिया है पूरी संशोधन की वो क्या क्या है, कैसे कैसे है, सीधा सा उसको अब हम थोड़ा सा एक दृष्टि में देख लेते हैं तुरंत। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतनी तेजी से। नहीं लिया है तो एक बार बैक कीजिएगा और एक दोबारा से वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सुविधाजनक अधिक लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात अगर हम देखें, यहाँ से देख लेते हैं कि यह संसद के संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में, किसमें बच्चे, किसी भी सदन में, किसी भी सदन का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। जल्दी से लोकसभा किस में है और राज्यसभा किस में है उसके अनुच्छेद लिख दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में।
में लाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, इस विधेयक को लाया जा सकता है। किस विधेयक को? संशोधन विधेयक को, संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक को लाया जा सकता है, ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन में संशोधन विधेयक को लाया जा सकता है। संशोधन विधेयक जो लाया जाएगा वह कौन लेकर आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो डालिए। संशोधन विधेयक जो लाएगा वह कौन लाएगा? संसद के सदस्य लाएंगे। तो संसद के सदस्य तो दो तरीके के हो गए भाई, एक तो सरकारी हो गए और एक गैर सरकारी हो गए। अभी मैंने बताया अंतर, इसीलिए पहले ही आप लोगों को। तो इन दोनों में से कौन लेके आएगा? या दोनों ही लेकर आ सकते हैं? तो दोनों ही लेकर आ सकते हैं बच्चे, दोनों ही जो है संविधान संशोधन विधेयक को लेकर, प्रस्ताव को लेकर प्रस्तुत हो सकते हैं। और ऐसे विधेयक को यानी कि संशोधन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, ठीक है, पूर्वानुमति आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। तो बात क्लियर हो रही है अच्छे से, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस यहाँ तक लग रहा हो तो बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, आपको आंसर जरूर दिया जाएगा अगली क्लास में बहुत ही अच्छे से। जल्दी से लोकसभा और राज्यसभा का जो है आर्टिकल लिख लीजिए, किस आर्टिकल में लोकसभा को बताया गया है, किस आर्टिकल में राज्यसभा को बताया गया। पीछे कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। चलिए, तो संशोधन विधेयक कोई भी ला सकता है संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदस्य द्वारा, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है हमको। और इस विधेयक को दोनों सदनों से, कहां से? दोनों सदनों से अलग अलग, इस बात को भी ध्यान में रखना है। संशोधन विधेयक को, संशोधन विधेयक दोनों सदनों से, कहां से? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से अलग अलग, कैसे? अलग अलग पारित होना आवश्यक है। अब जो ये अलग अलग पारित होगा वो कैसे होगा? विशेष बहुमत से होगा। कैसे होगा? विशेष बहुमत से होगा। ऊपर वाला आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। कोई बात ऐसी जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अलग अलग पारित होना आवश्यक है। और पारित होने के लिए, पारित होने के लिए क्या चाहिए बच्चे? विशेष बहुमत चाहिए। इसके लिए कैसा चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। अब देखो यहाँ पे बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है मामला। क्या मामला रहता है कि कहीं पर तो आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई अलग अलग मामलों में पढ़ा हुआ कुछ जो बहुमत है उन बहुमतों के बारे में कहीं पर लिखा होता है कि पूर्ण बहुमत चाहिए किसी मामले में, है ना। किसी में लिखा होता है कि भाई विशेष बहुमत चाहिए। चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक साधारण बहुमत चाहिए किसी में लिखा होता है, साधारण बहुमत चाहिए। किसी में लिखा होता है कि भाई ये विशेष बहुमत चाहिए। तो ये क्या है? ये मतलब बार बार आ जाता है, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत। इसको लेकर जो है कई कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं और मुझसे क्वेश्चन भी कई बार पुटअप किया है, तो उनको वहाँ पर संतुष्टि मिली है। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता देता हूँ। जब हम विशेष बहुमत की यहाँ पे बात आ गई तो मुझे ये भी याद आ गया कि भाई कई लोगों को इसमें दिक्कत होती है। पूर्ण बहुमत को देख लेते हैं थोड़ा सा पहले, तब विशेष बहुमत पर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। तो जो पूर्ण बहुमत है बच्चे, उसका मतलब क्या हो गया, है ना। इसको थोड़ा सा अलग से नोट डाउन करके लिख सकते हैं, एडिशनल चीज है। और अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जो हायर एग्जाम्स होते हैं उसमें ही पूछ लिया जाता है और नॉर्मल एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है, 50% प्लस 1। क्या होगा बच्चे? 50% प्लस 1। क्या होगा? 50% प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे? मान लो लोकसभा में कोई विधेयक है और उसे पूर्ण बहुमत से पारित करना है। कैसे पारित करना है? पूर्ण बहुमत से पारित करना है।
तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चे? कुल सदस्यों की संख्या है वहां पर 543। कितनी है? 543। 545 मत बोलना, जिसने 545 बोला होगा वो गलत है, 543 है। क्यों है 543? आप कहेंगे आपने तो पीछे 545 पढ़ा है, तो पढ़ाना पड़ा ना। वो क्यों पढ़ाना पड़ा? क्योंकि भाई अब वहां पे एंग्लो इंडियन को भी बताना था मुझे, लेकिन अब जो है वास्तविकता में कितनी संख्या है? 543 है। क्यों है 543 कुल संख्या? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस तो अब चले गए, तभी तो 545 सदस्य होते ना। तो अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब बाई 2 तभी तो 50% आएगा, तो ये लगभग आ जाता है 271 प्लस 1, तो कितना हो गया? 272। अगर किसी विधेयक को पास करना है पूर्ण बहुमत से, तो मिनिमम जो सदस्य होने चाहिए 272 सदस्य उस पर सहमत होने चाहिए, तब वह पूर्ण बहुमत से पारित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पूर्ण बहुमत कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, कुल सदस्य संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कुल सदस्य संख्या की बात कर रहा है। चलो अब साधारण बहुमत भी समझा देते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें भी। ठीक है, नोट डाउन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, और रहा स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा जिसको स्क्रीनशॉट अच्छा लगता है। साधारण बहुमत क्या है बच्चे? साधारण बहुमत क्या होता है? ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें और इसमें एक बेसिक अंतर क्या है? इसमें और इसमें बेसिक अंतर यह है बच्चे कि इसमें बोला है कुल सदस्य संख्या, और इसमें बोलता है केवल उपस्थित सदस्य संख्या। उपस्थित सदस्य संख्या। अब भाई किसी विधेयक को पास करना है और सब तो जो एमपी लोग हैं उसमें से कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कहीं कैंटीन में बैठे हुए हैं, कोई पार्लियामेंट के गार्डन में घूम रहा है, कोई लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा है, जो पढ़ा लिखा होगा वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो जो उपस्थित सदस्य संख्या मतलब कि मान लेते हैं उदाहरण के रूप में लोकसभा को ही ले लेते हैं, तो लोकसभा में जो टोटल मेंबर अभी मैंने बताया आपको कितने? 543। लेकिन 543 जिस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करना है, तो सभी लोग यहाँ साधारण बहुमत चाहिए, तो कुछ लोग चले गए। अब यहाँ पर जो उपस्थित हैं वही वोट डालेंगे, यानी मान लिया कि 400 लोग ही उपस्थित थे, तो इसमें भी क्या होगा? फॉर्मूला वही होगा, उपस्थित सदस्यों की संख्या 50% प्लस 1, यानी कि 2 कितना हो गया? 200 प्लस 1 बराबर 201। अगर सदस्य वोट डाल देते हैं तो ये साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। लोकसभा का होता है, ऐसे ही राज्यसभा में भी होगा। ठीक है, केवल लोकसभा का मैं उदाहरण लेकर बता रहा हूँ, ये मत समझिए कि लोकसभा में ही खाली ऐसा होगा, राज्यसभा में भी होगा। मैं उदाहरण लेकर बता रहा हूँ राज्यसभा का, तो बात यहाँ पे समझ में आ गई बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भैया विशेष बहुमत की। ठीक है, विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत में 2 तरीके का कंसेप्ट होते हैं। एक तो ये होता है कि कोई संशोधन ऐसा हो रहा है जो संघीय मामलों को लेकर हो रहा है। चलिए पहले देख लेते हैं। विशेष बहुमत 2 कंसेप्ट पर निर्भर करता है। कौन कौन से? एक तो ये होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य हो गए। ठीक है, जिनका 2/3 होना चाहिए। ठीक है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कितना? कुल सदस्य संख्या के ऊपर जो उपस्थित सदस्य हैं, इसमें भी कुल सदस्य संख्या लेनी है। कितनी लेनी है? कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य संख्या कितना? 2/3। ठीक है, इसमें 2/3 लेना है विशेष बहुमत से। ऐसे ही कुछ मामला ऐसा होता है जो संघीय मामला है। मान लो 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या कंसेप्ट दिया गया है कि जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। जो 7वीं अनुसूची में अगर किसी भी मामले को लेकर संशोधन करना है तो उसमें राज्यों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो इसमें आ जाता है आधे राज्यों से सहमति उसमें आवश्यक होती है।
आधे राज्यों की सहमति उसमें आवश्यक होती है। तो सिंपल याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया विशेष बहुमत से होती है और उसमें कुल सदस्यों के उपस्थित एवं मतदान सदस्यों का 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 होगा। मान लिया कि 2/3 कितना होगा, तो 362 आ जाएगा लगभग। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो 362 सदस्य आ जाएंगे। करके देख लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ये जो है कल करके देख लेना। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी कि ये अलग अलग पारित होना चाहिए। तो अलग अलग पारित होने का मतलब क्या है कि इसमें जो है संयुक्त बैठक नहीं कर सकते, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसमें संयुक्त बैठक का कंसेप्ट नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, संघीय व्यवस्था में संशोधन करना है तो आधे राज्यों का जो मंडल है, जो विधानमंडल है, उसकी भी सहमति आवश्यक होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये मान लो हो गया सदन के सदस्यों द्वारा, यानी कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां से ये विधेयक पारित हो गया। पारित होकर कहाँ जाएगा, तो हम सभी जानते हैं कि संसद जो है के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो तीसरे अंग के पास जाएगा, किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं, तो राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जी उस पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे, सहमति प्रदान करते हैं, सहमति प्रदान करेंगे। वह ना तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, ना ही अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, वीटो पावर मैंने बताई है। वीटो पावर को लेकर जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास, वो किस आर्टिकल में जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो। तो पुनर्विचार नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ना ही अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो यानी कि राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है अनुमति देना। ठीक है, ना ही, नहीं, और यहाँ भी नहीं रख लो। ठीक है, चलो ध्यान रहेगा। तो इससे जो है ये कब आया, ये आया 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से। जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1971, उसमें यह कंसेप्ट डाल दिया गया कि राष्ट्रपति पर संविधान संशोधन का जो विधेयक है, यानी जो भी संशोधन विधेयक होगा, संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक होगा, उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है, बाध्यकारी है। सहमति देना अनिवार्य है, बाध्यकारी है। ठीक है, इस कंसेप्ट को बताया गया किसमें, आपके 24वें संविधान संशोधन 1971 का जो कंसेप्ट है उसमें इस चीज को दिया गया। क्लियर है, ठीक है, इसमें बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति जी जैसे इसको सहमति दे देंगे तो क्या हो जाएगा, विधेयक एक अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक टोटल कुल प्रक्रिया है जो कि 368 में बताई गई है, किसको लेकर, संविधान में संशोधन को लेकर जो प्रक्रिया है वो बताएगा। और इसके साथ ही आपको पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में एक छोटा सा, जो एक माइल्यूट जितनी जानकारी होनी चाहिए एक अंतर की, वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो संविधान में जो संशोधन है, बच्चों संविधान में जो संशोधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। संशोधन के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। अभी तो आप लोगों ने देखा प्रक्रिया, अब जो संशोधन के प्रकार है, किसके, संशोधन के प्रकार। जब हम संशोधन की प्रकार करें बच्चे, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण संशोधन, साधारण संशोधन, क्लियर है, साधारण संशोधन। एक होता है जो विशेष बहुमत से होता है। ठीक है, एक साधारण संशोधन यानी कि साधारण बहुमत से होगा। ठीक है, इसको बहुमत लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझिए। साधारण बहुमत से होता है, और एक विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और एक होता है आपका कौन सा, आधे राज्यों की सहमति से, आधे राज्यों के सहमति से। क्लियर है बच्चे। तो ये 3 प्रकार के हमें संशोधन दिखाई देते हैं। देखिए अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि जो संविधान में अनुच्छेद 368 है उसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति वाले जो संशोधन है उसी के बारे में बताया गया है। किसमें, 368 में। लेकिन जो साधारण बहुमत वाले, कौन से,
साधारण बहुमत वाले जो संशोधन हैं उनके बारे में अनुच्छेद 368 से कोई लेना देना नहीं है, कि साधारण बहुमत वाले जो भी संशोधन होंगे वो 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो वो कौन कौन से संशोधन होंगे, जल्दी से आप नोट डाउन करना शुरू कर दो एक तरफ से, कि ऐसे कौन कौन से संशोधन होंगे जो साधारण बहुमत में के अंतर्गत आते हैं, साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। ऐसे संशोधन कौन कौन से हैं, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन सा संशोधन विशेष बहुमत से हुआ है, कौन सा आधे राज्यों के साथ हुआ है। तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। तो इसमें मैं बता दूं साधारण बहुमत, सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मैंने भाग 1 संविधान का भाग 1 पढ़ाया था, और भाग 1 में जो अनुच्छेद 4 पढ़ाया था, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएंगे, यानी कि वो साधारण बहुमत से संशोधन होने वाले हैं। जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है, या सीमाओं में नाम परिवर्तन, जो आर्टिकल 3 में बुलाया गया है, राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्रफल में एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना, वो सारा कंसेप्ट जो है कि क्या होगा, साधारण बहुमत से सदन में पारित किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखें तो राज्य विधान परिषदों का निर्माण करना है, राज्य विधान परिषदों का निर्माण करना है। जल्दी से कमेंट में डाल दो कि राज्य विधान परिषदों के निर्माण की जो प्रक्रिया है या समाप्ति की जो प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में बताई गई है। तो एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो किस में बताया, क्योंकि पीछे बता चुका हूं, और इसके साथ साथ जो डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं उनको भी ये पता होगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले किस राज्य ने, पश्चिम बंगाल राज्य ने अपने यहाँ राज्य विधान परिषदों के निर्माण की अनुशंसा की है। इसके बाद अगर हम देखें तो और क्या देख सकते हैं कि दूसरी अनुसूची है, कौन सी, दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, इन सब के जो है एक वेतन और भत्तों को लेकर बात की गई है। तो उसमें परिवर्तन करना हो तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद की या सदन की गणपूर्ति क्या होती है, ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया कि एक मिनिमम संख्या होती है सदन की जिसके द्वारा कार्य शुरू किया जा सकता है। लोकसभा में कितनी है और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, जल्दी से बता दो। कितना भाग होना चाहिए, तो 10वां भाग होना चाहिए, 1/10 आएगा इसका आंसर। तो लोकसभा में कितना है, 1/10वां भाग, और राज्यसभा में कितना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो। सब बता चुका हूं पीछे, ठीक है। इसी तरीके से जो संसद सदस्य के वेतन भत्ते हैं, संसद का नियम प्रक्रिया है ना, संसद सदस्य के वेतन भत्ते हैं, संसद का नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया, ये भी, इसमें भी अगर संशोधन होगा तो कैसे होगा, साधारण बहुमत से ही होगा। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से कंसेप्ट को लाने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर का आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ताकि हम आगे का भी लिख सकें। इसके बाद हम इसी तरीके से देखें तो संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, इन सब चीज़ों को लेकर अगर संशोधन हो रहा है तो वह संशोधन क्या हो रहा है, वह संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से हो रहा है। नागरिकता की प्राप्ति करनी है, नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी या समाप्ति कैसे होगी, ये सारा कंसेप्ट कैसे होगा, साधारण बहुमत के माध्यम से होगा। ठीक है, राज्य में संसद या विधानमंडल में जो अगर निर्वाचन करना है, क्या करना है बच्चे, निर्वाचन करना है, तो उसको लेकर भी अगर संशोधन, उसमें बदलाव करना है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करना है, तो इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, साधारण बहुमत से करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश को संबंध में अगर किसी तरीके का संशोधन करना है तो वह भी साधारण बहुमत से
होगा। कैसे होगा? साधारण बहुमत से होगा। किसी तरीके से आपको आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग काम नहीं करना होगा, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत काम नहीं करना होगा। जो संशोधन होगा साधारण बहुमत का संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी 5वीं अनुसूची में संशोधन करना हो, 5वीं अनुसूची में क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो, ये कंसेप्ट पीछे बता चुका हूँ। 6ठी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं, ये भी कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ पीछे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो आंसर इनके भी। तो इन सब में जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवाए हैं, इन सब में अगर संशोधन करना है तो संशोधन कैसे होगा बच्चे? संशोधन होगा साधारण बहुमत से। कैसे होगा? साधारण बहुमत से। लेकिन अगर 368 में जो बातें बोली गई हैं विशेष बहुमत के द्वारा, और इसके अलावा जो दूसरी बात बोली गई है कि राज्यों के साथ संशोधन, राज्यों की अनुमति के साथ संशोधन, तो वो कौन से मामले होंगे जिसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो चलो उस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं, ठीक है। उसमें इन में जो है चीज़ें थोड़ी कम है, इनमें क्या है, चीज़ें थोड़ी सी कम है विशेष बहुमत वाले में, और इनमें सबसे ज़्यादा साधारण बहुमत के माध्यम से ही होता है। अगर विशेष बहुमत से देखें, विशेष बहुमत से चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर किसी तरीके का डाउट हो रहा हो तो जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्या डाउट हो रहा है, लेकिन एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ इधर उधर की नहीं है, सब टू द पॉइंट चीज़ें हैं, और कोई भी बात जो है ऐसी नहीं है कि जो आप लोगों से के एग्जाम्स में ना आता हो। विशेष बहुमत से अगर हमें संशोधन करना है ना, तो जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, ठीक है, क्या है, मूल अधिकार है, और इसके साथ साथ डीपीएसपी है, उसमें संशोधन करना हो, और इसके साथ साथ विशेष बहुमत, ठीक है, माफ कीजिएगा, आधे राज्य वाला और साधारण बहुमत में जो मामले नहीं हैं वो इसमें आ जाएंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो साधारण है, साधारण बहुमत और आधे राज्यों के सहमति से संबद्ध जो मामले नहीं हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें मैंने संविधान संशोधन क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि संविधान संशोधन जो है वो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का भी चाहिए होता है। तो विशेष बहुमत और उसके साथ क्या चाहिए? आधे राज्यों की सहमति। इसको भी मैंने संविधान संशोधन में इसलिए डाला है क्योंकि कुछ मामले संविधान संशोधन के ऐसे हो सकते हैं जो संघीय मामले हो, यानी कि इसमें कैसे मामले होंगे, इसमें संघीय मामले में परिवर्तन हो रहा हो। कैसे हो रहा हो? संघीय मामले में संशोधन हो रहा हो, संघीय मामले में क्या हो रहा हो? संशोधन हो रहा हो किसी तरीके का। संघीय मामले में संशोधन कैसे कि जैसे संघीय मामला क्या होता है? संघीय मामले क्या होता है? संघ क्या है? जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में किसी तरीके का रिलेशन बन रहा हो और उस रिलेशन में संशोधन करना हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं पहले बता दूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो बच्चे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कि संसद भी भाग लेती है, यानी कि केंद्र के मंत्री वगैरह भी भाग लेंगे, और राज्यों के भी जो मंत्री हैं, निर्वाचित मंत्री हैं विधानसभा के, या जो सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य, वो सब भाग लेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर संसद संशोधन करे किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में, तो उसमें चूंकि राज्यों का भी हित है, राज्य भी उसमें शामिल होते हैं निर्वाचन की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में, तो इसीलिए उसमें आधे राज्यों से ज़्यादा की सहमति चाहिए, यानी कि मिनिमम आधे राज्य सहमत होने चाहिए कि हाँ इसमें निर्वाचन हो जाना चाहिए। वो अपने यहाँ साधारण बहुमत से उसे पारित कर देते हैं। इसी तरीके से और जो मामला देखें तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लेकर कोई संशोधन करना हो तो भी जो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, शक्ति विभाजन,
किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में क्या है बच्चे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनमें किसी तरीके का मुख्य रूप से समवर्ती सूची में और राज्य सूची में संशोधन करना हो तो राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है कहां पर? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो ना, अगर उसमें संशोधन किया जा रहा है। इसी तरीके से देखें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अगर उसमें भी संशोधन करना है तो विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए होता है, उसके साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। यानी कि भाई संशोधन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसी में ही संशोधन अगर करना हो तो क्या करना होगा? वो भी आधे राज्यों की सहमति के साथ आपको संशोधन करना होगा। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिफाई हुई होंगी। पूर्ण बहुमत क्या है, साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या होता है, कैसे संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है और उसको किस किस तरीके से आगे क्या प्रोसीजर होता है। और संविधान संशोधन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार ही अनुच्छेद 368 के अधीन आते हैं, जो आपके सामने विशेष बहुमत वाले। विशेष बहुमत और उसके साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। साधारण बहुमत वाले जो होते हैं वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं होते हैं, वह विशेष रूप से अलग ही संशोधन होते हैं। उनका उल्लेख जो है 368 में नहीं किया गया। 368 में कितने प्रकार के संशोधन है? 2 प्रकार के संशोधन है। उससे पहले कि हमने प्रस्तावों को देखा, वो प्रस्ताव आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो जाने चाहिए, अच्छे से दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर कुछ यहाँ पे सीख लिया है आपने, अच्छा समझ लिया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिएगा, अच्छा लिखिएगा, ताकि जो है हमारा मनोबल बढ़े। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। कल जो हम बात करेंगे, कल बात करेंगे साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक, और उसके साथ साथ अगर हमारा समय बचता है तो हम उसके साथ साथ मनी बिल और फिनांस बिल यानी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक पर भी चर्चा करेंगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं, इस तरीके की कोशिश में लगातार मैं लगा रहता हूं कि आप लोगों को कोई डाउट ना छूटे। बेशक अगर मुझे खुद कोई चीज़ पर डाउट रहता है तो उस चीज़ को मैं 2-3 बार क्लेरिफाई करता हूं, तब लाकर आपके सामने रखता हूं, एक रिसर्च के साथ आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं ये कोशिश नहीं करता हूं कि बस ये चीज़ें दे दिया जाए, अगर नहीं आता है तो मैं उसको अच्छे से समझता हूं, रिसर्च करके आपके सामने रखता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पूर्ण नहीं है। अगर कोई अपने आप को कहता है, यानी गूगल भी एक तरीके से पूर्ण नहीं होता है, या कोई भी है जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन होती ही होती है सबके पास। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, और ये एक ईमानदारी के साथ ही हमारा चैनल काम कर रहा है। और हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं वह अभी ईमानदारी के साथ आपके सामने चीज़ों को रखते हैं, ताकि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना लें और उस गलत इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर आप गलत जो है नंबर या नेगेटिव मार्किंग ना लें। अगर नेगेटिव मार्किंग आपके आते हैं तो ये हमारा फॉल्ट होता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ये मानना जो है हमारी टीम का रहता है। तो चलिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहे लक्ष्य के साथ, और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स को आप लोग दें और सफल हों जल्दी से जल्दी, और आपका साथ लक्ष्य के साथ लगातार बना रहे। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।